दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक शातिर दिमाग मुंशी नई मजेदार कहानी। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 2 चालाक बनिया बहुत मजेदार कहानी। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही शब बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया, बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार देते? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब दरबार में हाजिर हैं। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरेस में एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है?
बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो? बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ जहां पनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ जहां पनाह, आपने जो कहा वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आगने निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहां पनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाएं। बीरबल के इस तर्क ने शहंशाह का दिल जीत लिया और वह मान गए कि बनिए वास्तव में ही बड़े चतुर होते हैं। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बाइज्जत दरबार से विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 दुष्ट के साथ दुष्टता। एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि एक कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप 1 हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी यह दर्ज किया गया। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की
और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। चार मूर्खी की गिनती नई मजेदार कहानी। घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आ गए और उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े लाओ। तुम अरब से आए हो, इसलिए पेशगी के तौर पर हम तुम्हें 1000 रुपए दे रहे हैं। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस अरब लौट गया। वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम हैं, फिर भी जो मूर्ख हैं उनके नाम हम जानना चाहते। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस अरब लौट गया। वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम हैं, फिर भी जो मूर्ख हैं उनके नाम हैं। इस राज्य में कितने मूर्ख हैं, उनकी गिनती करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। बीरबल, आपका हुक्म सिरांखों पर। हुजूर, बीरबल इतना कहकर मुखों की गिनती करने के लिए निकल गए। 2 दिन के बाद बीरबल दरबार में आए और मूर्खी की एक सूची बादशाह को दी। उस सूची में बादशाह सबसे ऊपर अपना नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, अरब देश से जो व्यापारी आया था, आपने उसका नाम पता पूछे बिना ही उसे 1000 रुपए पेशगी में दे दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तो उसका नाम पता नहीं जानते। क्या यह मूर्खता भरा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पछताने लगे, लेकिन वह थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया
तब बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, फिर मैं आपके नाम के स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा, न कम न अधिक। शहंशाह अकबर यह सुनकर अचानक ही हंस पड़े। हाजिर जवाब बीरबल भला गलत कैसे हो सकते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। 5 कंजूस व्यापारी बहुत मजेदार कहानी। अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं इसका भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब द्वारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथ, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी। मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया
तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था। वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं? जमुना जी के किनारे बैठे दो झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर दो बड़ी नाराज हुई, परंतु बीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा ढीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्बत पूछने पर मुझसे कह गया है कि झक मार रहे हैं। आपको उचित है कि उसको ऐसा कठोर दंड दें ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्बत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल बाध्य हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहूँ। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन कोचीन नगर से चलकर दो व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकरवा दें तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवे तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा
और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवे तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है, हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा जो तेरे जी में हो सो कर, मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था। वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना? उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है, यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें।
जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से हौज में गोता लगाने को कहेंगा। जब आप लोग हौज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जी खरे आदमी हैं, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहां पनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनको समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके हौज में कूदने लगे। जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो, देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों को कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहां पनाह ने उनके साथ ठिठोली की है, किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहां पनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूं। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। कि देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं, बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे।
जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 3 अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दुष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था, किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहां पना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी, तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा, तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था।
इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा, मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है। मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ, मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है। इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरों की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है। इसलिए उसने मिटूटी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है, तो वह बोला, जहांपना, इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है। तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 महेश दास जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी और बादशाह अकबर की दी हुई राजसी मुहर वाली अंगूठी ली, मां से विदा ली और भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़ा। वह राजधानी के आकार और वैभव से मंत्रामुग्ध हो गया। वह लोगों की भीड़ के साथ साथ चलने लगा और महल की लाल दीवारों की ओर बढ़ने लगा। महल के दरवाजे कई तरह के कीमती पत्थरों से सजे थे। उसने ऐसे दरवाजे पहले कभी नहीं देखे थे। महेश दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, परंतु दरबान ने हवा में अपना भाला घुमाया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। दरबान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? महेश ने नम्रता से कहा, श्रीमान, मैं बादशाह से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो बादशाह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनकर महेश मुस्कराया और बोला, जी श्रीमान, और अब मैं आ ही गया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सीमा पर अच्छी तरह लड़ते होंगे, पर अब मुझे रोककर अपनी जान खतरे में मत डालो। कुछ पल दरबान चुप रहा, फिर बहादुरी से बोला, ऐसा क्यों कहते हो? अगर इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा।
महेश हार मानने वाला नहीं था। उसने अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी दरबान को दिखाई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी न पहचानता हो। यह अंगूठी देखकर दरबान से कुछ भी कहते न बना। अब उसे महेश को महल के अंदर जाने ही देना पड़ेगा, चाहे उसे महेश की हिम्मत और विश्वास से चिढ़ हो रही थी। 10 मिनट तक दरबान सोचता रहा। फिर उसने महेश से कहा, तुम सिर्फ एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। महेश ने पूछा, वह शर्त क्या है? दरबान ने कहा, तुम्हें बादशाह से जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। महेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। महेश महल के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि एक मोहक व्यक्ति सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसने एकदम पहचान लिया कि वह बादशाह अकबर है। सबको अपने सामने से हटाकर महेश बादशाह के पास पहुंचा। वह बादशाह अकबर के सामने आदर से झुका और बोला, हे पूर्ण चंद्रमा, ईश्वर करे आपकी छाया हमेशा बढ़ती रहे। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने महेश से पूछा, नौजवान क्या चाहते हो? महेश सीधा खड़ा हुआ और बोला, श्रीमान मैं आपके आदेश से यहाँ आया हूँ। यह कहकर उसने वह अंगूठी बादशाह को दी जो बादशाह ने उसे कुछ साल पहले दी थी। तुम एक अच्छे लड़के हो। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। महेश को दरबान को दिया हुआ अपना वादा याद आया। उसने बादशाह से कहा, मुझे 100 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह अकबर हैरान हो गए। वे बोले, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं जब तुमने कोई गलती ही नहीं की? महेश ने बड़ी नरमी से कहा, हुजूर अपने वादे से पीछे मत हटिए। आपने मेरे मन की इच्छा पूरी करने का वादा किया है। बादशाह कुछ भी समझ नहीं पाए। बड़े अनमने मन से उन्होंने महेश की पीठ पर 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया। लोग हैरान थे कि मार खाते हुए महेश ने उफ तक नहीं की। जब 50 कोड़े लग चुके तो महेश अचानक चिल्लाया, अब बस करो। अकबर ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? महेश ने कहा, हुजूर जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपके दरबान ने मुझे अंदर आने से रोका। जब मैंने उससे वादा किया कि आप जो कुछ मुझे देंगे मैं उसका आधा उसे दूंगा, तब उसने मुझे अंदर आने दिया। मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब दरबान की बारी है। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। दरबान को अपनी रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया। बादशाह ने महेश से कहा, तुम अब भी वैसे ही निडर हो जैसे बचपन में थे। तुम अब बहुत ही चतुर नौजवान हो गए हो। मैं अपने दरबार से रिश्वत लेने वालों और बेईमान लोगों को हटाना चाहता था। मैं कई कानून बनाकर भी वह न कर पाता जो तुमने एक छोटे से उपाय से कर दिखाया। अब से अपनी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें लोग बीरबल कहेंगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनोगे। इस तरह बीरबल का जन्म हुआ। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़िया बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहांपना, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है।
यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फेंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिका, यह तीनों गुड़िया तीन व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते। किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु